सीएनबीसी आवाज आप तक लेकर आ रहा है एक ऐसे राज्य की बात जो तेजी से तरक्की कर रहा है, ग्रोथ के नए चैप्टर्स लिख रहा है। बिहार है भारत की प्रगति का आधार, और ये कैसे बन सकता है? बिहार में जिस तरह के ग्रोथ डायनेमिक्स बदल रहे हैं, इसमें और किन बातों की जरूरत है, किस तरह की क्षमता है, क्योंकि बिहार बदल रहा है और ग्रोथ की एक नई लहर को अपना रहा है। बिल्कुल, तो आपने प्रियंका सही कहा कि नई लहर को अपना रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चौतरफा प्रगति यहाँ देखने को मिली है। यही वजह है कि आज की तारीख में बिहार बुनियादी ढांचे के मामले में, जीडीपी ग्रोथ के मामले में, कृषि के मामले में, हर मामले में बिहार बाकी राज्यों को काफी पीछे छोड़ चुका है। लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं है। इन्हीं चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ मेहमान होंगे अमृत प्रत्यय साहब, जो सड़क निर्माण विभाग के सचिव हैं, और खासतौर से यहाँ के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सड़क निर्माण के, उसकी क्रांति की जो कह सकते हैं योगदान भूमिका निभाने वाले अहम लोग हैं, उनमें से एक ये भी है। आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। दूसरे हैं ओपी शाह साहब, जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, और खास बात यह है कि उन्होंने एक वो भी दौर देखा जब बिहार में इंडस्ट्री लगाने कोई तैयार नहीं होता था, और आज बिहार में इंडस्ट्री लगाने की होड़ सी जम पड़ी है। आपका भी स्वागत है ओपी शाह साहब। और इस तरफ मेरे साथ हैं शैबाल गुप्ता जी, जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं अड्री के एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनका रोल बहुत अहम है क्योंकि ये न केवल बिहार के पूरे इकोनॉमिक हालात पर नजर रखते हैं, पर समय समय पर सरकार को सलाह भी देते रहते हैं। शैबाल जी, स्वागत है आपका। आपसे सर सबसे पहले समझना चाहूंगी कि नेगेटिव ग्रोथ के एक लंबे दौर के बाद बिहार में बहुत अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिला, 13% की ग्रोथ रेट, लेकिन सवाल है सस्टेनेबिलिटी का। आगे क्या? 13% सराहनीय है, लेकिन आगे क्या इसको मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती रहेगी बिहार के लिए? निश्चित ही बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, मगर अभी जो ग्रोथ है वो एसेंशियली पब्लिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। हम समझते हैं कि पहले जो प्लान फंड्स था बहुत लिमिटेड था। अभी जो करंट ईयर करीब 28,000 करोड़ का है। तो एक पब्लिक फंडिंग, पब्लिक फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट उसको लगातार करना होगा। तो दो ढंग से होता है। हम लोग को 13 फाइनेंस कमीशन के बेसिस पर काफ़ी रिसोर्सेज मिला। हम लोग को अभी से 14 फाइनेंस कमीशन का स्ट्रैटेजी वर्कआउट करना पड़ेगा कि भविष्य में भी मिलते रहे। और दूसरा जो टैक्स जीडीपी रेशियो जो स्टेट का है उसको बढ़ाना होगा, जिसमें कि इंटरनल रेवेन्यू भी हमारा बढ़े। मगर साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अलावे जो क्रिटिकल एंड क्रूशियल है वो होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कई तरह का स्ट्रैटेजी वर्कआउट करना होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है गुप्ता साहब की। अभी तक जो ग्रोथ हमने देखा, वाकई सरकारी खर्चे पर सरकारी अपनी योजनाएं बढ़ा दी, योजनागत व्यय बढ़ा दिया, इस वजह से ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन एक चुनौती ये जरूर है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए। ओपी शाह साहब, आपका क्या अनुभव है? आपको क्या लगता है कि अब जो हालात सुधरे हैं, क्या वाकई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा? क्योंकि अभी तक एक बड़ा आरोप लगता है कि बाकी सब कुछ तो हो गया, लेकिन बाहर के निवेशक इधर नहीं आ रहे हैं। देखिए, आरोप तो लगेंगे, इसलिए कि हम लोग एक मरुभूमि थी, मरुभूमि से हम लोग हरियाली की तरफ जा रहे हैं, तो वो हर लोगों को पछता नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि बिहार जो एक बीमारू स्टेट कहा जाता था, वहाँ पिछले 5 वर्षों में 838 प्रपोजल सैंक्शन हुए हैं SIP में, जिसमें 89 सरे जमीन पर उतर गए हैं। 145 प्रपोजल जो है वो एडवांस स्टेज में है और रेस्ट प्राइमरी स्टेज में है। जो बाहर के लोग इन्वेस्टर हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं। जैसे अब बड़ी कंपनियां, आप ब्रिटानिया को ले लें, पार्ले को ले लें, हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लें, या JK बिरला सीमेंट को ले लें, आदित्य बिरला ग्रुप को ले लें, ये लोग धीरे धीरे इधर आ रहे हैं। तो एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर है, बढ़िया वातावरण है, व्यवसाय और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण है। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कंट्री में सबसे बेस्ट है। लेकिन इन सब के ऊपर जो बड़े हाउसेज हैं वो बिहार तभी आएंगे जबकि उनको विशेष राज्य के दर्जे की बेनिफिट मिलेगी। इसीलिए हमारी सरकार और ये बिहार की एक एक जनता विशेष राज्य के दर्जा के लिए आग्रह करती है केंद्र सरकार से। प्रत्यय जी, आपसे समझना चाहूंगी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट होता है किसी भी राज्य के विकास के लिए। बहुत कुछ काम किया जा चुका है। एक ग्लास है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, और जब आधा खाली है तो क्षमताएं बहुत हैं। उस तरफ क्या कर रहे हैं और किस चीज की जरूरत है इस क्षेत्र को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लक्ष्य है, इस राज्य का लक्ष्य है कि 2015 तक हम अपने किसी भी दूर अवस्थित कोने से
किसी भी गांव से, किसी भी टोले से बिहार की राजधानी पटना कम से कम समय में पहुंचे और किसी भी परिस्थिति में वो 6 घंटे से अधिक ना हो। तो इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो अभी चर्चा हो रही थी, जो भी हमारा प्लान आउटले है पथ निर्माण विभाग में, और मैं अगर ग्रामीण सड़कों को भी जोड़ लूं तो 30% से ज्यादा का आउटले पिछले 4 वर्षों से इस क्षेत्र को मिला है और उसी का जो आज फल है, जो आप चारों तरफ सड़कों को देख रहे हैं या पुल का जाल देख रहे हैं। लेकिन इस कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक जन निजी भागीदारी का सवाल है, पथ प्रक्षेत्र में लगभग 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का आ चुका है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है ताजपुर बख्तियारपुर। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कितना उत्साहित है और बदले हुए माहौल में इन्वेस्ट करने को तैयार है। और मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। प्लान सेक्टर जो आउटले है हमारी प्लानिंग है, किंतु साथ साथ हम जन निजी भागीदारी को भी काफी बढ़ावा दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 वर्षों में यह 4000 करोड़ से बढ़कर लगभग 12 से 15,000 करोड़ हो जाए। तो कुल मिला कहें तो सड़क निर्माण क्षेत्र में काफी ज्यादा निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आ रही है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। गुप्ता साहब से समझना चाहें कि ये ठीक है, अब तो जैसा इन्होंने कहा कि शुरुआत भी हो चुकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने की, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इसको हम लोग आगे बरकरार रखें इस रास्ते को, कितना संभव होगा? क्योंकि हमने देखा कि 6 साल के दौरान के अगर आंकड़े को देखें, चूंकि आप आंकड़ों में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, आपको पता है क्या है सच्चाई, तो 3 साल तक तो बहुत तेजी से आगे बढ़े। इन पिछले 2 साल से थोड़ा सा हम लोग जो है एक धीमापन कह सकते हैं वो आ रहा है। तो कैसे इस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए, इसके लिए क्या आपको लगता करना चाहिए? नहीं, हम नहीं समझते कि धीमापन आ गया है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि कंसोलिडेशन हो रहा है। पहले फ्लक्चुएशंस था, पहले नहीं लगता था कि ये हम लोग सस्टेन कर पाएंगे या कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेशन हो रहा है। 2 स्ट्रैटेजी जो मैं शुरू में कहा कि एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उसमें जो डिवोल्यूशंस होता है फाइनेंस कमीशन के बेसिस पर, और जो निजी पूंजी जिसको बढ़ाना है, जो टैक्स जीडीपी रेशियो से बढ़ाना है। मैं साथ साथ सबसे जो क्रिटिकल एंड क्रूशियल है जो प्रत्यय जी ने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है। अगर हम लोग को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया तो उसमें चाँद हो जाएगा, वो कैटेलिटिक एजेंट का काम करेगा। इसेंशियली जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में होगा क्या, 2, एक जो प्लान में जो भागीदारी रहता है उसमें गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन का बढ़ जाएगा। हम लोग का जो पहले 30-70 रहता था वो अबाउट 90-10 हो जाएगा, तो एक उससे फायदा होगा। दूसरा कि जो खर्चा अगर हम नहीं कर पाए उसको कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मगर जो सबसे क्रूशियल है, जो प्राइवेट सेक्टर को जो इंसेंटिव है, बिहार में आपको समझना होगा कि डेवलपमेंट का डेफिसिट केवल 65 ईयर्स से नहीं है, इवन इंडिपेंडेंस के पहले से। ये जो करीब 100-200 साल का जो डेवलपमेंट गवर्नेंस डेफिसिट को पाटना, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और अगर हम लोग को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया तो अच्छा होगा, नहीं भी मिला उसके बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। कल ही एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें इक्विटी कल्चर पर, इक्विटी को लेकर के यहाँ करीब 2000 लोग रजिस्टर्ड हुए। तो वो इंडिकेट करता है कि देयर इज ए ग्रासरूट अवेयरनेस कि हम किस ढंग से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें, किस ढंग से हम इक्विटी से अपने आप को जोड़े, जिसमें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ हो सके। हमारे दोनों ही मेहमान ने स्पेशल कैटेगरी या विशेष राज्य की मांग को रखा है। प्रत्यय जी, आपकी राय इस पर जानना चाहूँगी। क्या आपको लगता है कि अगर एक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिलता है तो वो इस राज्य के लिए कुछ कमाल कर सकता है? निश्चित रूप से। और जिस ढंग से हम लोग पिछले 5 या 6 साल में काम किए हैं, अगर ये दर्जा इस राज्य को प्राप्त हो जाता है तो मुझे विश्वास है जो आज 13% की बात हो रही है, हम 25-26 के नीचे काम करेंगे ही नहीं। और निश्चित रूप से उद्योग के क्षेत्र में और इन्वेस्टमेंट जो टैक्सेशन बेनिफिट्स हैं वो इस राज्य को मिलेगा। एंड मुझे विश्वास है कि अगले
5 साल 6 साल में बिहार टॉप 3 स्टेट्स में निश्चित रूप से आ जाए। तो कुल मिला काफी संभावनाएं हैं शाह साहब, लेकिन सबसे एक अहम सवाल ये उठता है, लोग हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि इन संभावनाओं का सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ देख रहे हैं, खासतौर से इंडस्ट्री के क्षेत्र में। यहाँ कई सारी इंडस्ट्री आ रही है, कई सारे सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है, आपके हिसाब से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बहुत संभावना है, टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत संभावना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की काफी संभावनाएं हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारा कोर कॉम्पिटेंस है, और टूरिज्म हमारे यहाँ जैन बुद्ध गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ प्लेस, तो इन सब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की काफी संभावना है। अब मैं एक बात समझना चाहूंगी शहबाज सर आपसे कि जब पिछड़ा रहा है राज्य बहुत समय तक, अब 13% की ग्रोथ दिखा रहा है, और आपने भी कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक कुंजी हो सकती है चीज़ों को बदलने के लिए, लेकिन बिहार जैसे राज्य में प्राइवेट इनिशिएटिव को इन्वाइट करना कितना मुश्किल या कितना आसान रहता है? बिहार में जो प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करने के लिए या जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए शासन तंत्र को बहुत सशक्त होना होगा। बिहार में नॉन फंक्शनिंग स्टेट रहा हिस्टोरिकली, इंडिपेंडेंस के पहले भी था, इंडिपेंडेंस के बाद भी था। अभी शासन तंत्र काफ़ी मजबूत हुआ है, मगर उसका कैपेसिटी काफ़ी और एनहांस करना है। ये आज ही जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस, वो इंडिकेट करता है कि कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, दे आर इन ए पोजीशन टू इनवाइट जो नेशनल के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों को। इसलिए कैपेसिटी अगर बढ़ेगा, कैपेसिटी जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक कोई भी आदमी ऑथेंटिकली आ नहीं सकता है। कैपेसिटी हम लोग का काफ़ी बढ़ा है, मगर और भी बढ़ाना होगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या है राज्य के लिए? सबसे बड़ी चुनौती जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। अभी हम लोग उस लेवल में जहाँ तक रोड्स है, ब्रिजेस है, हम लोग कर चुके हैं। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में वन ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या है कि कॉन्करेंटली हमको कई फ्रंट में इंटरवेंशन करना होगा। ये नहीं कि हम एक दो एजेंडा लेकर के ही काम कर सकते हैं, जो कि दूसरे स्टेट के लिए इजी है। चूंकि हमारे यहाँ बेंचमार्क इतना कम था, इसलिए कॉन्करेंटली हमको कई चीज साइमल्टेनियसली करना पड़ता है। एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बुनियादी ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। बैठे हैं सचिव जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास आता है। जिस ढंग से इन्होंने पोटेंशियल बताया कि अलग अलग इंडस्ट्री में पोटेंशियल, ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। तो इन सब में सामंजस्य बैठाते हुए आपकी आय की रणनीति क्या दिख रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कि कैसे उन जरूरतों को पूरा करते हुए हम अपने सड़क निर्माण को या फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें? पूरी ह्यूमिलिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सड़क और पुल में जो भी काम हुआ है, मैं इसको अभी भी मानता हूँ कि ये एक शुरुआत है। बिहार में भी हम लोगों को बहुत काम करना है। हम लोगों ने शुरुआत की थी छोटे छोटे पुलों से, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से। अब हम मेगा ब्रिजेस की ओर बढ़ गए हैं, और जो हमारे इंटरमीडिएट लेन्स हैं उनको डबल लेन करना है, जो हमारे डबल लेन है उनको 4 लेन्स करना है। अभी हमें एक्सप्रेसवेज बनाना है, और सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ग्रामीण पथ जो हैं, हमारे लगभग ऐसे 30-40 हज़ार किलोमीटर पथ आइडेंटिफाइड हैं, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, जिन पर हमें अगले 2-3 साल में काम करना है। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, ये हमेशा इवॉल्व करता रहता है, नई तकनीक का हमें उपयोग करना है। जो हमारे अभियंता हैं वो पिछले 3 सालों से उनको विदेश भेजा जा रहा है प्रशिक्षण के लिए। स्टेट, ये देश के भीतर जो अच्छे स्टेट्स हैं वहाँ भेजा जा रहा है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें कंटिन्यूअस करनी है, और एक मजबूत आधारभूत जो संरचना है उसको प्रोवाइड करने में, कि जैसा कि इन्होंने सही कहा, हम लोगों ने अब तक अपनी भूमिका निभाई है, किंतु मेरा मानना है कि इसको अगले 3 या 4 वर्षों में और सशक्त ढंग से मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। यानी बहुत कुछ काम हो रहा है बिहार में, इसीलिए तो बिहार बदल भी रहा है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। और क्या क्या जरूरतें हैं इस राज्य की ताकि ये हो जाए ग्रोथ के फास्ट लेन में, हम समझेंगे अपने इन माननीय मेहमानों के साथ। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी हाजिर हो रहे हैं। आप
देख रहे हैं बिहार पर हमारा यह खास कार्यक्रम बिहार भारत की प्रगति का आधार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करें कि बिहार आखिर कैसे भारत के बाकी राज्यों से आगे निकल चुका है और अब आगे चुनौतियां क्या हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे शहबाल गुप्ता सर कि हम लोगों ने बात की कहाँ हम लोगों ने आगे बढ़ा, इंडस्ट्री की बात हुई, लेकिन सबसे इंडस्ट्री के बाद जो मुझे लोगों ने कहा, यहाँ का जो अनुभव है कि टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपको क्या लगता है वाकई टूरिज्म इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देने की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से ताकि टूरिज्म में हम एक तरह से कहें तो भारत के जो भी टूरिस्ट हैं, भारत में जो भी टूरिस्ट हैं, सबसे पहले बिहार आने को तवज्जो दें? थियोरेटिकली हम एज ए हेरिटेज बिहार को इसमें काफ़ी एडवांटेज है। कुछ मामले हम लोग जेरूसलम के साथ compete करते हैं। हमारे यहाँ करीब करीब 3 रिलीजन, इसमें बुद्ध जैन को छोड़ करके अगर हम सिख एंड सूफी को अगर आधा आधा समझे तो करीब करीब 3 रिलीजन का हम लोग का एक फंडामेंटल बेस है। तो एक इसका जो एक ग्लोबल अपील है ऑटोमेटिक है, मगर उस ग्लोबल अपील को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है। उसके लिए मान लीजिए रोड्स का जरूरत है, ब्रिजेस का जरूरत है, बजट होटल्स का जरूरत है। हम लोग हरदम सोचते हैं कि जो विदेशी टूरिस्ट आएंगे वो केवल 5 स्टार होटल में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट्स आते हैं, एकेडमिक्स आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, तो वो अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो कि हम समझते हैं अभी भी लैकिंग है, उसको वर्कआउट करना होगा। फोर्थ, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना, लोग को ये फील होगी कि जो भी यहाँ पर आए वो मेंटली फ्री रहें कि कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव कर गया। इनफैक्ट जो शासन तंत्र का अथॉरिटी जो बिहार में इस्टेब्लिश हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके हुआ है, जो कि पहले नहीं था। इसलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज आपने बताया, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, लेकिन नींव डालने की जिम्मेदारी पड़ता है अमरीश साहब के ऊपर है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा काम है प्रत्यय जी, जिस पर सारा दारोमदार है इस राज्य की तरक्की का। इतने बड़े काम को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है सबसे पहले सड़कें शहरों तक पहुंचाया जाए या जो रूरल बिहार है वहां पर सड़कों की दिक्कत बहुत ज्यादा है? जैसा कि मैंने बताया कि फोकस जो है अगले 3 या 4 वर्षों पे में रूरल रोड्स पे होगा और इसके लिए सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया है, प्लानिंग हो चुकी है, जो टोलेज हैं वो आइडेंटिफाइड हैं और हम लोग का ये लक्ष्य है कि 2015 या 16 तक इन तमाम सड़कों को भी पूरा करें। टूरिज्म के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं बिहार में, और बिहार जो शब्द है ये बिहार से आया है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा बुद्धिस्ट जो सर्किट है उसके बारे में। जब हम नालंदा राजगीर की बात करते हैं तो हम लोगों ने 4 लेन, जो एग्जिस्टिंग सड़क थी 2 लेन नेशनल हाईवे 30, उसको अब हम लोग 4 लेन बना रहे हैं। वो जन निजी भागीदारी के तहत उस पर काम शुरू हो गया है। तो रजौली से बख्तियारपुर तक 4 लेन काम शुरू हो गया है। और बोधगया और गया जो है हिंदुओं के लिए विष्णुपद जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व भर के लोग आते हैं। तो NH 82 और 83 ये जो 2 नेशनल हाईवेज हैं इनको 4 लेन करने की कवायद की जा रही है और दोनों बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। वैशाली की तरफ अगर हम बढ़ें तो हम लोगों ने विश्व स्तरीय स्टेट हाईवे का निर्माण किया है और सीतामढ़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहां पर जो हमारी जो सीता जो है माता के बारे में कहा गया है, तो वहां पर मैं इतना बता दूं कि सीतामढ़ी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बाईपास दिया जा रहा है। NH 77 को हम कर रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी शहर में हम लोग 3 बाईपास। तो मुख्य रूप से जितने भी इम्पोर्टेंट जो शहर हैं, जो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन अदरवाइज जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स हैं, हम लोग बाईपास को भी प्लानिंग कर रहे हैं। टूरिज्म की क्षमता को कैप्चर करने के लिए भी बिहार तैयार हो रहा है। लेकिन एक समस्या बिजली की, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मुझे पता चली कि यहाँ के गाँव में लोग जो है पैसे दे करके अपना फोन चार्ज करते हैं। 5 रुपए में जनरेटर से उनका फोन कनेक्ट करके फोन पहुंच गया लेकिन बिजली नहीं पहुंची है। बिजली एक चुनौती है शहबाल सर। हम समझते हैं कि ये बात फैक्ट है, बिजली प्रैक्टिकली 0 प्रोडक्शन था, मगर जो एक रोड मैप बना है बहुत ही
वो हमको लगता है कि प्रैक्टिकल है, जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि 2014 तक, जो 14-15 तक हम लोग न केवल सेल्फ सफिशिएंट होंगे, इवन सरप्लस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेजेंट सरकार है इस पर इतना कॉन्फिडेंट है कि दे विल बी एबल टू गेट द पावर, कि नीतीश कुमार जी ने अनाउंस कर दिया कि अगर बिजली नहीं मिलेगा तो हम इलेक्शन 2015 में नहीं जाएंगे। हालांकि इस घोषणा के बाद सबके अंदर ये कौतूहल है कि आखिर ये तो कह तो दिया आपने 2015 तक बिजली लाएंगे कहाँ से, आपके पास ना तो पावर प्लांट उतने ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने आंकड़े दिए कि हमने इतने इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया है, लेकिन पावर प्लांट भी हैं लेकिन लग नहीं रहे हैं। कोयला का आपको पास लिंकेजेस नहीं मिला, कैसे इस वादे को कैसे पूरा कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, एक साथ कॉन्करेंटली कई फ्रंट में काम हो रहा है। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट यहाँ लागू एस्टेब्लिश हो रहा है, बाढ़ का प्रोजेक्ट का सेकेंड फेज चालू हो जाएगा, कई तरह का चीज वर्कआउट हो रहा है साइमल्टेनियसली, जो कि पता नहीं चल रहा है। बिहार में प्रॉब्लम क्या है कि आपको वर्कआउट कॉन्करेंटली कई चीज होगा जो कि डिफरेंट लेवल्स में रहता है, जो पता नहीं चलता है। मगर जब मुख्यमंत्री जी ने एक समय दे दिया है तो निश्चित उनके पास कोई रूपरेखा होगा। एक चीज आपसे सर समझना चाहूंगा प्रत्यय सर, आप चूंकि बिजली विभाग में रहे भी हुए हैं पहले, यहाँ पे एक जनरेशन वाकई दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन एक यहाँ पे जो ट्रांसमिशन की बात है 47-48% लॉसेस अभी भी यहाँ पे हो रहे हैं, इसको काफी सुधार दिया है तो कुछ हद तक बिजली तो वैसे ही सुधर जाएगी। उसके तरफ जो बिहार सरकार के हाथ में है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आप रहते हो, आपने काफी काम भी किया था उस क्षेत्र में। मैं शहबाज जी की बात से सहमत हूँ। मैं सिर्फ इसका एक ही उदाहरण दूंगा कि अगर पॉलिटिकल विल है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, जैसा कि हम लोगों ने देखा सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, शिक्षा में सुधार हुआ है, तो अब अगर यह फोकस है और ये चैलेंज है गवर्नमेंट का और जिस तरह का कमिटमेंट है, तो मुझे विश्वास है कि इसमें भी हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक ही चीज समझना पड़ेगा कि पावर सेक्टर में लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। प्लानिंग, जैसा कि इन्होंने कहा, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है और एक्शन भी शुरू हो गया है। कल ही का मैं उदाहरण दूं, कल 7 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है सभी जिलाधिकारियों के साथ, सारे सचिवों और प्रभारी सचिवों को बैठाकर। फोकस बड़ा क्लियर है कि बिजली में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, जो भी सिस्टमिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता हो, उसको करना है। और मुझे विश्वास है कि अन्य जो मैंने अभी आपको बताया क्षेत्र, उसकी तरह 2015 तक इस क्षेत्र में भी हमें सफलता मिलेगी। शाह साहब, 2015 तक बिजली के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इंडस्ट्री का बेस होता है पावर, तो आप लोगों के लिए पावर की जरूरत कितनी अहम है और इस पर काम करना किस तेजी से, और आप कैसा महसूस करते हैं? ऐसा छोटे प्लांट या मझोले प्लांट के लिए अभी बिजली की दिक्कत नहीं है। बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनके लिए बिजली की दिक्कत है, तो वो जब आएंगे तो वो अपना कैप्टिव पावर लगाएंगे। उसके लिए हमारे यहाँ सफिशिएंट सब्सिडी का प्रोविजन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। और 2015 में जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है, सहवाल जी ठीक कह रहे थे कि साहब वो एक कंडीशन से उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर 2015 तक हमको पावर नहीं सेल्फ सफिशिएंट हुए तो फिर मैं जनता के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। जरूर उनके दिमाग में कोई इस तरह का प्लान है, तभी उन्होंने ये अनाउंस किया। चलिए, तो 2015 पर नजर रहेगी। इसके साथ ही हमारे इन खास मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बिहार किस तरह बढ़ रहा है, कितनी चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी चुनौती है फिलहाल बिहार के सामने, ताकि वो 13% के ग्रोथ से आगे बढ़े, पीछे ना घटे। इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में हमें यही इजाजत दीजिए, लेकिन हम अभी हाजिर हो रहे हैं छोटा सा ब्रेक लेकर के, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सेविंग पैटर्न्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टॉक मार्केट्स के बारे में। बिहार के लोग किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और साथ ही में स्टॉक मार्केट में किस तरह की रुचि है, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।